डियर स्टूडेंट्स, देखिए दुनिया में रोज हजारों या लाखों बार हम लाइट को यूज करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पर लाइट को यूज करते टाइम कभी भी आपने ये सोचा है कि मिरर जो होते हैं वो लाइट को यूज करते हुए आपको कैसे अपनी इमेजेस दिखाते हैं, या फिर पानी में रखी हुई एक जो पेंसिल है वो आपको बीच में से मुड़ी हुई दिखाई देती है, बैंड दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्योर साइंस है। तो इस साइंस को समझने के लिए आज हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जिसे पूरा करने के बाद दुनिया की बहुत सारी चीजों को देखने का आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सैर को करने के लिए फिर से मैं रवि प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। और चैप्टर हमारा रहेगा आज का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th का चैप्टर है फिजिक्स का। कि क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही यहां से कोई क्लास अपलोड की जाए उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और आप क्लास को इजीली अप्रोच कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास हमारी एज यूजुअल हमारे जो नोट्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नोट्स में हमारे पास क्या है। देखिए, व्हाट इज लाइट। यस, डेफिनेटली जब हम लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं तो ये जानना जरूरी है कि लाइट एक्चुअली होती क्या है। जब स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई लाइट क्या होती है तो वो यही कहते हैं कि सर लाइट तो वो होती है जिससे हम देखते हैं। यस, डेफिनेटली हम देखते हैं, पर वो तो लाइट का यूज हुआ ना, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसको डिफाइन करने का तरीका देखिए ये है कि लाइट होती क्या है। लाइट एक एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी? जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करती है। तो इसको हम इजीली इन वर्ड्स को यूज करके डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखिए, डेफिनेशन हमारे नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मैं आपको दूंगा। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। देखिए डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में हमारी हेल्प जो एनर्जी करती है उसे हम नाम देते हैं लाइट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो डेफिनेटली जब हमने ये बात की है कि लाइट हमारी देखने में हेल्प करती है, तो किस तरीके से करती है, कैसे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को लाइट की हेल्प लेके, ये बात हम ऑब्वियसली जानना चाहेंगे। तो उसके बारे में बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ विजन में देखिए, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना है उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे एक बल्ब है या एक ट्यूबलाइट है। इन्हें देखने के लिए इनसे निकलने वाली जो लाइट है वो लाइट सीधी हमारी आईज तक आती है, एंटर होती है अंदर, और हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दूसरी तरफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर जो लाइट फॉल होती है उस लाइट को ये चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपकी आईज तक पहुंचती है तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसमें एक बार हम बोर्ड पे चलेंगे, क्योंकि एक मल्टीपल टाइप में इस चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए उसमें आपको एक बताया जाता है कि ये मान लीजिए लाइट का सोर्स है और यहां एक ऑब्जेक्ट है। ये ह्यूमन आई है, और दूसरी तरफ वैसा ही एक रे डायग्राम और दिया हुआ होता है। ये ऑब्जेक्ट ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ह्यूमन आई है। तो एक तरफ दिया हुआ होता है कि आप इसे देखते कैसे हैं कि लाइट यहां से यहां तक जाती है और यहां से यहां तक आती है। दूसरी तरफ ये बताया हुआ रहता है कि लाइट यहां से यहां आती है और ऑब्जेक्ट पर फॉल होने के बाद आइज तक जाती है। तो इनमें से देखने के लिए जो करेक्ट रे डायग्राम है वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला है ये करेक्ट है। कैसे? कि मैकेनिज्म ऑफ विजन, मतलब देखने का तरीका ये रहता है कि जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो क्या करता है, उसको हर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपकी आईज तक पहुंचती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है आईज के अंदर, और फिर वो आपको दिखाई देता है। तो देखने का जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो ये है। ठीक है, तो नोट्स की में बात करें, एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एमिटेड बाय इट, ये तो ल्यूमिनस की बात हो गई, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस एंटर्स अवर आईज, हमारी आईज के अंदर एंटर होती है। चलिए उसके बाद बात करें स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट। उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
हर सेकंड लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो देखिए बहुत ज्यादा स्पीड है, पर ये स्पीड वैक्यूम की है, ठीक है, जहां पे कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता। हालांकि एयर में आने के बाद भी उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली यही रहती है, पर उसके बाद जो अलग अलग मीडियम जैसे वाटर है या ग्लास है, उनमें उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बारे में हम चैप्टर में आगे काफी आगे बात करेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? बचपन से हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, वो अपनी जो उसका पाथ है उसको चेंज नहीं करती। दैट मींस रेज ऑफ लाइट, हमने सुना है ना कि रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो लाइट की ये वाली प्रॉपर्टी कही जाती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फिनोमिना है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन वहां से इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इनको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बना के और मैंने एक जगह यहां कलेक्ट कर दिया है, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं। देखिए सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या होता है, इसकी बात करें तो हमने अभी पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पर इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक जगह आके ये रूल फेल हो जाता है। कैसे? कि कोई भी अगर बहुत ही छोटा स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो अगर लाइट के पाथ में आ गया तो लाइट क्या करती है, उसकी जो शार्प एजेस होती हैं वहां पर अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेती है, फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। तो ये वाली जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं डेफिनेशन में हमने क्या लिख रखा है। कंसेप्ट ये है, इफ एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट्स शार्प एजेस rather than walking in a straight line and this phenomena is called diffraction of light। तो ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि 20th सेंचुरी के अंदर जो फिजिक्स थी उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लाइट की प्रॉपर्टी को लेकर, कि लाइट जो है वो एक्चुअली है क्या, ये वेव है या फिर पार्टिकल नेचर होती है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की ऐसी थी, जैसे डिफ्रैक्शन, अभी हमने बात की डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये वाली जो प्रॉपर्टीज लाइट शो करती हैं ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि लाइट एक वेव है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इफेक्ट भी थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। वो इस तरीके से शो करते हैं कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल नेचर की होती है। तो इसको समझना वहां पे एक बार मुश्किल हो गया था कि एक्चुअली लाइट वेव है या फिर पार्टिकल नेचर की होती है। तो बाद में उसे सॉल्व करने के लिए जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसको यूज किया गया और ये कहा गया कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल नेचर की होती है, ये दोनों नेचर एक साथ शो करती है। एक साथ मतलब कि कुछ जगह तो ये अपनी वेव नेचर शो करती है और कहीं पर पार्टिकल नेचर, और इसीलिए कहा गया ड्यूअल। तो देखिए reconciles these views by treating light neither as a simple wave nor as an ordinary particle but having a dual nature। दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करती है तब तो वो वेव फॉर्म में करती हैं, पर जब ये किसी भी मैटर के इंटरेक्शन में आती है तो वो इंटरेक्शन शो करती है, उस टाइम पार्टिकल नेचर शो करती है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़े तो हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने बहुत बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आए हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अगर सेम उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करती है तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही वो है जिसकी वजह से हम सारी दुनिया को, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की ही बात करें, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन दे स्ट्राइक ए पॉलिश्ड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि रिफ्लेक्शन हम छोटी क्लासेस के अंदर बहुत बार पढ़ चुके, पर फिर भी यहां हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ये मानकर कि हमें लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कंसेप्ट हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं। रिफ्लेक्शन देखिए
उसकी अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के हमने स्टडी किए हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई भी शाइनी सरफेस है, जितनी ज्यादा शाइनी सरफेस है, जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर लाइट की जब रेज आती हैं तो ये क्या करती है, शाइनी सरफेस क्या करती है, उनको उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करती है, सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हैं एक साथ। तो ये जो पैरेलल बीम है, अगर वो पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। किससे होता है? स्मूथ सरफेसेस से। ठीक है, मोस्टली इमेजेस जो है वो इसी से बनती हैं। इसके एग्जांपल जैसे मिरर से जितना भी रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। पॉलिश्ड की भी सरफेस है और बहुत ज्यादा स्मूथ, अगर आप कह सकते हैं कि फर्श वगैरह जो फ्लोर होता है वो अगर बहुत ज्यादा स्मूथ है तो उसमें भी आपको कई बार इमेजेस दिखाई देती हैं। इसके अलावा वाटर की सरफेस, स्टिल वाटर की सरफेस, एकदम ठहरा हुआ पानी जो शांत पानी है, उसके अंदर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिससे आपको अपनी इमेजेस दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है थोड़ी रफ सरफेस से। ठीक है, ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो हमें देखने में ऐसा लगता है स्मूथ है, पर वो स्मूथ होते नहीं है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफ सरफेस होती है। उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? उसमें फिर पैरेलल बीम पैरेलल नहीं रहती, वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। जैसे ये पैरेलल आ रही है, ये एक रे इधर चली गई, एक रे इधर और एक मान लीजिए इधर, तो ये चारों तरफ डिफ्यूज हो गई, इसलिए इसे कहा जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये ऑब्जेक्ट्स में देखने में ज्यादातर हमारी हेल्प यही करता है। कोई भी बुक है उससे होने वाला रिफ्लेक्शन, मान लीजिए आपका फोन पड़ा है कमरे के अंदर, उसे आप देख रहे हैं, उसे देखने के लिए जो रिफ्लेक्शन आपकी हेल्प करता है वो कौन सा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मोबाइल की सरफेस आपको यूं लगता है बहुत ज्यादा स्मूथ है, पर माइक्रोस्कोपिकली वो क्या है? वो रफ सरफेस है, इसलिए उससे होने वाला रिफ्लेक्शन कौन सा है? वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और ये चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है, ये इमेजेस बनाने के लिए और ये देखने के लिए। चलिए उसके बाद बात करें, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको समझने के लिए बोर्ड पे ही हम करें तो ज्यादा बेटर है। देखिए, रिफ्लेक्शन के लॉज समझने से पहले कुछ एक दो चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। वो क्या है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है तो सबसे पहले लाइट की कोई एक रे आएगी, उसका रिफ्लेक्शन होगा। उस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। मान लीजिए ये एक रे आई और यहां इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है, जो रे आकर स्ट्राइक कर रही है इसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये यहां पर आकर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है। फिर क्या कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक इमेजिनरी, मतलब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन मानते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। फिर एक बार बता देता हूं कि एक लाइट की रे आकर स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस पे, जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो रे आकर स्ट्राइक कर रही है उसे इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उसके ऊपर हम इमेजिनरी मानते हैं, ये वास्तव में नहीं होता। इमेजिनरी हमें मानते हैं कि उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल। उसके बाद ये इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, इस रे को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल क्रिएट करती है, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल आई। एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ जो भी एंगल क्रिएट करती है ये होता है एंगल आर, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब
फर्स्ट लॉ की बात करें तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर सरफेस के लिए, हर रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपका ये बताता है। उसके बाद सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का ये है कि जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, इन तीनों को ये आपस में कनेक्ट करता है एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन होते हैं ना, आपने एक्स वाई जेड 3 तरह के अलग अलग प्लेन से स्टडी किए हैं, तो उसमें ये इनको एक ही प्लेन के अंदर आपस में कनेक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज हो गए। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नंबर 2, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नोट देखिए, मैंने आपको यहां लिख भी रखा है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ये सारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस में लागू होते हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल जो कर्व्ड सर्फेसेस होती हैं, मिरर होते हैं, उनके ऊपर भी। ठीक है, इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो ये आपके दोनों लॉ हो गए। आगे बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की मिरर से इमेजेस किस तरीके से बनती हैं, हमने बहुत बार देखा है। इमेजेस डेली नहाने धोने के बाद हम जो मिरर के आगे खड़े होते हैं तो इमेजेस बनती हुई देखते हैं ना, अपनी इमेजेस देखते हैं। तो वो इमेजेस जो बनती हैं वो किस तरीके की होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले when an object is placed in front of a flat smooth plane mirror an image is formed। अगर हम बात करें मिरर क्या होता है, देखिए मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होती है जो अपने ऊपर आने वाली लाइट को ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब कि वो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसी पॉलिश्ड सरफेस को कहा जाता है मिरर। तो मिरर से इमेजेस बनती हैं, उनके क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, किससे, मिरर से, प्लेन मिरर से। नंबर 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है, पहली बात, इरेक्ट का मतलब कि इमेज जो है वो सीधी बनती है, मतलब उसका जो हेड है वो हेड की जगह होता है, लेग्स हैं वो लेग्स की जगह होता है, कभी भी उल्टी नहीं होती इमेज। ठीक है, सीधी बनती है, तो ये तो है इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब कि ये जो इमेजेस हैं ये इमेजेस रियल नहीं होती। देखिए रियल इमेजेस कौन सी होती हैं, वो इमेजेस जिनको एक स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, उनको कहा जाता है रियल इमेज। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो वहां जो इमेज बन रही है वो इमेज एक स्क्रीन के ऊपर बन रही है, तो वो रियल इमेज है। पर आप जो मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, क्या उसे किसी स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं? किसी भी पेपर को यूज करके या किसी भी क्लॉथ को यूज करके आप उसे किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। तो वो जो इमेज है वो कौन सी, वर्चुअल इमेजेस है। ठीक है, वर्चुअल मतलब जो चीज दिखाई देती है पर वास्तव में होती नहीं है, उनको वर्चुअल कहा जाता है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, द इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन एंड स्टैंड्स अपराइट, दैट मींस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। नंबर 2, इक्वल साइज। इक्वल साइज का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, मिरर में इमेज बनने के बाद इमेज की भी वही हाइट आपको दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, पूरी इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि मिरर से जितना आगे, जितना सामने की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर के पीछे इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई मिरर है, उससे 5 मीटर्स सामने फ्रंट की तरफ आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी इमेज मिरर के पीछे 5 मीटर्स पे बनेगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से, इमेज का डिस्टेंस भी वही रहता है, उतनी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनती है। चलिए, उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मिरर के अंदर ये हमेशा होता है, आपने कभी महसूस किया हो कि जब भी आप कॉम्ब करते हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, आप अपने बाल बना रहे हैं, तो उस टाइम आपको जब आप अपना राइट हैंड मूव करवाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड मूव करवाएंगे तो आपको लगेगा आपका राइट हैंड मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो इस तरीके से लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है कि उसकी लेफ्ट साइड राइट बन जाती है और राइट साइड लेफ्ट बन जाती है। इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। तो ये क्या है, देखिए, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है।
इसका यूज भी बहुत जगह किया जाता है। जैसे एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस आपने देखा होगा उल्टे वर्ड्स के अंदर लिखा होता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आगे जाने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो रियर व्यू का जो मिरर होता है, वो पीछे की साइड देखते हैं मिरर में, तो वहां पर लेटरल इन्वर्जन की वजह से अगर सीधा लिखा हुआ तो वो उल्टा दिखाई देगा, तो उससे क्या होगा, क्लियर समझ नहीं आएगा। पर एम्बुलेंस लिखा हुआ एकदम आगे वाले व्हीकल्स में भी क्लियर दिखाई दे मिरर के अंदर, उसके लिए क्या करते हैं, एम्बुलेंस उल्टा लिख देते हैं, तो वो लेटरली इन्वर्टेड होने के बाद सीधा दिखाई देता है एम्बुलेंस लिखा हुआ। ठीक है, तो ये थे लेटरली इन्वर्जन से रिलेटेड। चलिए अब हमने की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिए किसके, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस के। चैप्टर में और आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, थोड़ी सी घूमी हुई होती है, ठीक है, गोल टाइप होती है। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं। जब हम इन्हें ड्रॉ करके अच्छे से समझेंगे तो ये पूरी एक साथ कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए ये बोर्ड पे ही चलते हैं हम, बोर्ड पे ही ज्यादा बेटर तरीके से होगा। पहली बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन है कनकेव। कनकेव केव के जैसा होता है, ये केव के जैसा मतलब कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। ठीक है, अगर देखिए इनको अगर ड्रॉ करें तो जो रिफ्लेक्शन अगर हम इधर से माने तो ये एक जो शेप बन रही है, ये शेप है किसकी, एक कनकेव मिरर की। ये इनवर्ड्स कर्व्ड है, देखिए इस साइड से रिफ्लेक्शन माने तो ये इस तरीके से घूमी हुई सरफेस है, और इसको एज ए होल माने तो देखिए एक स्फेयर का पार्ट मान सकते हैं। इसका फुल स्फेयर हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि इधर इसका स्फेयर है और ये एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस तरीके के जो मिरर होते हैं जिनकी सरफेस थोड़ी सी कर्व्ड होती है और वो भी एक स्फेयर का पार्ट बनाती है, उनको नाम दिया जाता है स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के होते हैं। नंबर वन कनकेव। कनकेव कौन से होते हैं, जिनकी जो कर्व्ड सरफेस है वो इनवर्ड्स कर्व्ड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। ठीक है, इनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके ऊपर जब एक पैरेलल बीम आती है लाइट की, इनके ऊपर जब एक पैरेलल बीम आती है लाइट की, तो ये उस सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर उनको कन्वर्ज कर देते हैं, तो इसलिए इन्हें कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या बात है, देखिए कि इनके ऊपर जो भी पैरेलल बीम आती है लाइट की, उनको ये किसी एक पॉइंट के ऊपर इस तरीके से कन्वर्ज कर देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब नंबर टू है कन्वेक्स। नंबर टू है कन्वेक्स। कन्वेक्स जो मिरर हैं वो कौन से हैं, कन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व होती है। आउटवर्ड मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ कर्व्ड होती है। ठीक है, और इनको भी देखो अगर पूरा स्फेयर माने तो इस तरीके से पूरा इसका स्फेयर इस तरफ माना जा सकता है। ठीक है, ये एक कन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से है और ये बाहर की तरफ आउटवर्ड्स कर्व्ड है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है कन्वेक्स मिरर। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर जितनी पैरेलल लाइट आती है ये सारी लाइट को डाइवर्स करता है, अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है, इसके ऊपर जो पैरेलल बीम आती है लाइट की उसको ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स कर देता है, तो इसलिए ये है डाइवर्जिंग मिरर। उसे कहा जाता है कन्वर्जिंग और ये है डाइवर्जिंग मिरर। ये है स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उनके अलग अलग टाइप्स। चलिए वापस एक बार अपने नोट्स पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस whose curved surface forms a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के अलग मैंने आपको बताए। कनकेव मिरर स्ट्रक्चर क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards मतलब towards the center of the sphere, जो स्फेयर वो पूरा क्रिएट कर रहा है उसके सेंटर की तरफ होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
तब इसे कहा जाता है कनकेव मिरर। इसका बिहेवियर क्या है, मैंने आपको बताया था, इट कन्वर्जेस पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स इट टू ए सिंगल फोकल पॉइंट एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और उसके बाद बात करें कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, इसका स्ट्रक्चर होता है ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसका बिहेवियर, इट डाइवर्जेस पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स इट so that they appear to spread out from a virtual focal point behind the mirror। ये फोकल पॉइंट वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो चलिए आज हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखी, जैसे लाइट क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम एंट्री मार चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब आगे हमें स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है और उसके लिए कुछ की टर्म्स हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, वो हम आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है हमारी, उसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे चैप्टर, बाकी करेंगे हम आगे की क्लासेस के अंदर। तो चलिए, आपको मैंने कहा था कि आप इनका या तो वीडियो को रोक कर आप इनको वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से लाइट की डेफिनेशन, मैकेनिज्म, स्पीड ऑफ लाइट, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बेसिक फिनोमिना जिसमें डिफ्रैक्शन और ड्यूअल नेचर, उसके बारे में बात की गई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज, एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात की गई है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।